Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन में. फॉर एग्जांपल हाइब्रिड रॉकेट, देन देयर इज मीथेन कानू, अमराबाद टाइगर रिजर्व, फिर इसके बाद सपनों की उड़ान स्कीम के बारे में बात करेंगे और भीष्म के बारे में. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Recently, which country launched its first reusable hybrid rocket, Rumi-1? हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है अपना पहला reusable hybrid rocket जिसका नाम है Rumi-1? करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन इंडिया. ठीक है, तो तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप ने लॉन्च किया इंडिया का पहला reusable hybrid rocket और इसका नाम आपको जरूर याद रखना है. द नेम इज Rumi-1. ठीक है, और ये जो लॉन्च है ये कंडक्ट हुआ है फ्रॉम अ मोबाइल प्लेटफॉर्म इन द सिटी ऑफ चेन्नई. इस रॉकेट का पर्पस क्या है? रिसर्च को एडवांस करना ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. Rumi-1 जो है वो पावर्ड होता है बाय हाइब्रिड मोटर. साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉयर भी मौजूद है. इसमें 3 तरह के क्यूब सैटेलाइट्स लगाए गए हैं टू मॉनिटर द कॉस्मिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और साथ ही एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा इसमें डिप्लॉय किए गए हैं 50 पिको सैटेलाइट्स जिसके कि आप एक्सेलेरोमीटर की रीडिंग्स को स्टडी कर सकें, एल्टीट्यूड के बारे में चेकआउट कर सकें, ओजोन लेवल्स को देख सकें टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल डायनेमिक्स इन अ बेटर वे. ओके, तो हियर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है Rumi-1. फाइन, हाइब्रिड रॉकेट के बारे में कुछ बात करते हैं. सबसे पहले कौन से साल में पहला सक्सेसफुल हाइब्रिड रॉकेट फ्लाइट कंडक्ट किया गया? सो दैट इज द ईयर 1933. 2 इंपॉर्टेंट प्रोपेलेंट्स कौन से हैं जिनको यूज किया जाता है हाइब्रिड रॉकेट में? द फर्स्ट वन इज लिक्विड ऑक्सीडाइजर एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड फ्यूल. ओके, फिर इसके अलावा क्यूबसैट स्टैंडर्ड के बारे में कुछ चीजें अगर हम देखें तो किस मिशन ने पहली बार लॉन्च किया था मल्टीपल क्यूबसैट्स को इनटू द स्पेस? सो दैट इज नेपर-1 इन द ईयर 2014. ओके, फिर कौन सी मैकेनिज्म है जो ट्रिगर करती है पैराशूट डिप्लॉयमेंट को इन एडवांस्ड रिकवरी सिस्टम? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक अल्टीमीटर. फिर इसके अलावा प्राइमरी मटेरियल कौन सा है जिसको कि यूज किया जाता है मॉडर्न पैराशूट कैनोपीज में फॉर रिकवरी सिस्टम? दैट इज द नायलॉन. कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में कुछ चीजें अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल होता है जो कि कॉस्मिक रेज में पाया जाता है. इट इज नोन एज अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज. ठीक है, कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो कि जिसने कि प्रोवाइड किया था पहला डायरेक्ट एविडेंस कॉस्मिक रे मॉड्यूलेशन का? सो आंसर इज Voyager 1. ओके, कौन सा शील्डिंग मेथड है जिसको आप यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द कॉस्मिक रेडिएशन? कॉस्मिक रेडिएशन से हमारे एस्ट्रोनॉट्स किस शील्डिंग मेथड से प्रोटेक्ट होते हैं? सो दैट इज वाटर और पॉलीएथिलीन शील्डिंग. फाइन, सो दिस इज सम स्टैटिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया? इसमें से कौन है जो पहली फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन बनी है इंडिया से? करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, डियाना पुंडोले. ओके, शी इज अ टीचर एंड मदर फ्रॉम पुणे और इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है इन द सैलून कैटेगरी एट द MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जिसके लिए वेन्यू था चेन्नई. ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में. ठीक है, तो इनकी विक्ट्री एक तरह की इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द एस्पायरिंग फीमेल रेसर्स. इन्होंने बैलेंस किए हैं न्यूमरस चैलेंजेस को इंक्लूडिंग फैमिली लाइफ टू अचीव दिस सक्सेस और इनकी ये जो जीत है ये हाईलाइट करती है इनके डिटर्मिनेशन को, साथ ही बैरियर्स को ब्रेक करती है इन द मेल डोमिनेटेड मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री. राइट, तो डियाना पुंडोले इसी के साथ पहली फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन बनी है इंडिया में. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सबसे पहले फीमेल रेसर्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रेस इन द इंडियन पोलिस 500? सो दैट इज जैनेट गुथरी. ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है टू रेस इन द इंडियन पोलिस 500. ओके, फिर इसके अलावा कौन सी फीमेल ड्राइवर हैं जिन्होंने डेटोना 24 आवर्स रेस मल्टीपल टाइम्स जीती है? सो दैट इज कैथरीन लेगे. ओके, कैथरीन लेगे ने ना सिर्फ डेटोना 24 आवर्स रेस जीती है बल्कि ये एक प्रोमिनेंट फीमेल ड्राइवर भी हैं और इनका कैरियर रहा है इन वेरियस रेसिंग सीरीज. फाइन, फिर कौन सी फर्स्ट फीमेल ड्राइवर हैं इन फॉर्मूला F1? दिस इज मारिया टेरेसा डी फिलिप्स. ये सारे क्वेश्चंस आपसे बस स्टैटिक की तरह ही पूछे जा सकते हैं. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which space organization has launched Tanagar-1 satellite
टू ट्रैक द मीथेन एमिशन। कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तनागर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, किस लिए? मीथेन एमिशंस को ट्रैक करने के लिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, नासा। ठीक है, नासा ने लॉन्च किया है तनागर 1 सैटेलाइट को मीथेन एमिशंस को ट्रैक करने के लिए। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है यूजिंग द स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। इसको डेवलप किया है नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने, साथ ही कुछ और पार्टनर्स ने मिलकर। इस मिशन का पर्पस है मेजर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एमिशन को डिटेक्ट करना। फोकस है ग्रीन हाउस गैसेस को मॉनिटर करना जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्लोबल वार्मिंग। और तनाजर 1 यूज करता है एडवांस्ड स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी को एमिशंस को ट्रैक करने के लिए। ये मेजर करता है लाइट वेवलेंथ्स को, जैसे कि स्पेसिफिक गैसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके बाय दियर इंफ्रारेड सिग्नेचर्स। और ये सैटेलाइट मॉनिटर कर सकता है 130,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक के एमिशंस को डेली, और एमिशन डेटा पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे जिससे कि ग्लोबल रिडक्शन एफर्ट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है तनागर 1 सैटेलाइट को। पर्पस क्या है? मीथेन एमिशंस को ट्रैक करना। ठीक है, नासा कब फाउंड हुआ था? तो नासा को फाउंड किया गया था 1958 में। इसके अलावा अपोलो 11 के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था? ये नासा का मिशन है जिसके तहत पहली बार ह्यूमंस को उतारा गया था मून के ऊपर। ठीक है, मीथेन एमिशंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक एनिमल है जो कि एक सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स माना जाता है मीथेन एमिशन का? सो दैट आर द काउज। ओके, कैसे? तो ये एंट्रिक फर्मेंटेशन करते हैं जिसकी वजह से जो मीथेन एमिशन है वो काफी हद तक प्रोड्यूस होता है। मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्लाइमेट चेंज में काफी हद तक अपना कंट्रीब्यूशन देती है, और काउज मीथेन प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरीली ड्यूरिंग द डाइजेशन। ठीक है, फिर प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा होता है नेचुरल गैस का? सो दैट इज द मीथेन। फिर अगर हम स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की बात करें तो पहली बार फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च कब हुआ था? 2010 में। कौन सा स्पेस एक्स का मिशन है जो पहला मिशन था टू सक्सेसफुली लैंड अ फैल्कन 9 बूस्टर? सो दैट इज द CRS-8। ठीक है, फिर इसके अलावा कितने मर्लिन इंजन्स हैं जो कि पावर करते हैं फैल्कन 9 रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को? सो दीज आर द 9 इंजन्स। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, a South Indian Adivasi Knowledge Center called KANU was launched in which Indian state? हाल ही में एक साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है कानू, इसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, कर्नाटका। तो ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर इन बिहार हिल्स कर्नाटका, इन्होंने कानू को लॉन्च किया जो कि एक साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर है। कानू का मतलब है एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कन्नाडा एंड सोलिगा। ठीक है, तो कानू का पर्पस क्या है? ये बेसिकली एक फर्स्ट नॉलेज सेंटर की तरह वर्क करेगा जो कि डेडिकेटेड होगा टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड द कल्चर ऑफ साउथ इंडियन आदिवासी कम्युनिटीज। फाइन, तो ये बेसिकली 3 ब्रांचेस कंटेन करेगा अपने अंदर। पहला है एक लाइब्रेरी होगी इसके अंदर, फिर एक एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी होगी और को रिटन बुक। ठीक है, तो कानू लाइब्रेरी विल बी इनॉग्रेटेड। जो बिब्लियोग्राफी है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और इसके अलावा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आदिवासी लीडर्स ने, स्कॉलर्स ने, साथ ही रिसर्चर्स ने विद लॉन्ग टर्म कनेक्शंस टू दीज कम्युनिटीज। ठीक है, तो हाल ही में एक साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है कानू, इसको लॉन्च कर दिया गया है कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी है बिहार हिल्स की क्योंकि ये सेंटर यहीं पे इनॉग्रेट हुआ है। तो कौन सा रिवर है जो क्लोजेस्ट है टू द बिहार हिल्स इन कर्नाटका? ये है कावेरी रिवर। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के ये बिहार हिल्स लोकेटेड है? तो इनकी लोकेशन याद रखिएगा, ये लोकेटेड है चामराजनगर में। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इन बिहार हिल्स का? तो इनको आप कहते हैं बिलीगिरीरंगा हिल्स। ठीक है, फिर सोलिगा ट्राइब की कुछ बात अगर हम करें तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या होता है सोलिगा ट्राइब का? तो एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कौन सा इंडिया का स्टेट है जहां पे सोलिगा ट्राइब ज्यादातर पाई जाती है? तो ये ज्यादातर कर्नाटका स्टेट में रहते हैं। फाइन, फिर आदिवासी नॉलेज सेंटर की बात करें, कानू को कंसिडर किया जाता है एज द फर्स्ट आदिवासी नॉलेज सेंटर इंडिया में। फिर इसके अलावा कौन से साल में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया? आंसर इज 1987। ओके, मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। अमराबाद टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे तेलंगाना, ए ऑप्शन। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्चुअली अप्रूव किया है 4 विलेजेस को रिलोकेट करना फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ अमराबाद टाइगर रिजर्व। इसी वजह से ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया था। ये जो टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है इन द नगर कुरनूल एंड द नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, और इसके अलावा ये कवर करते हैं कुछ पार्ट नल्लामाला फॉरेस्ट का भी। और इसके अलावा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स है इंडिया का, ये भी याद रखिएगा। तो
अमराबाद टाइगर रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया। ओरिजिनली ये पार्ट था नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व का, और बाद में ये अमराबाद टाइगर रिजर्व बना आफ्टर की जब तेलंगाना का स्टेट बाइफर्केशन हो गया। श्रीसाइलम और नागार्जुना सागर डैम्स जो हैं वो फेड करते हैं बाय द कृष्णा रिवर, और इसकी जो स्ट्रीम्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं इन दिस अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो चेंचू ट्राइब जो कि रहती है इस टाइगर रिजर्व में वो भी काफी फेमस है। तो इस एरिया में आपको डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, इसके अलावा वेरियस ट्री स्पेशीज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमें बस इसकी लोकेशन याद रखने की जरूरत है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। ओके, अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये पहली बार कब स्टैब्लिश हुआ एज अ सेपरेट एंटिटी, तो 2014 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, तो नागर कुरनूल और नालगोंडा। ठीक है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है। कौन सी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इस टाइगर रिजर्व में रहती है, सो दिस इज द चेंचू ट्राइब। फाइन। कृष्णा रिवर की बात करें तो कौन से 2 मेजर डैम्स हैं जिसको कि कृष्णा रिवर फीड करती है, सो दीज आर श्रीसाइलम एंड नागार्जुना सागर डैम। कौन से स्टेट में कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, तो महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होती है। फाइन। नल्लामाला फॉरेस्ट की हमने बात करी थी, तो उसके कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो पार्ट है नल्लामाला फॉरेस्ट का, तो दिस इज द अमराबाद टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा जो अदर सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट रिजर्व हैं जो कि लोकेटेड है नल्लामाला रेंज में, वो कौन कौन से हैं, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तेलंगाना का स्टेट बाइफर्केशन ऑफिशियली कब हुआ था, यानी कि तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट कब बना था, 2014 में। और कौन सा स्टेट का वो हिस्सा था बिफोर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को डेवलप किया गया है। तेलंगाना की कैपिटल बाइफर्केशन के बाद कौन सी बन गई थी, हैदराबाद। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द लखपति दीदी सम्मेलन हेल्ड, ये इवेंट कहां पे हुआ है आजकल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, जलगांव महाराष्ट्र। ठीक है, तो 25 अगस्त 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है महाराष्ट्र और राजस्थान स्टेट को, और बाद में इन जलगांव महाराष्ट्र में इन्होंने पार्टिसिपेट किया लखपति दीदी सम्मेलन में। ठीक है, जहां पे इन्होंने सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, साथ ही 11 लाख नए लखपति दीदीज को इन्होंने ऑनर किया है। तो लखपति दीदी योजना इस बेसिकली स्टार्ट हुई थी कब, 2023 में। ठीक है, ओरिजिनली ये 2023 में स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद 1 करोड़ वुमेन ऐसी हैं जो कि बन गई हैं लखपति दीदीज। और वुमेन जो कि लखपति बनती हैं ड्यूरिंग द 3rd टर्म ऑफ हिज गवर्नमेंट वर रिकॉग्नाइज्ड। और इसके अलावा इन्होंने रिलीज किया है 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड, जिससे कि 48 लाख मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाया गया 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक है, तो इन्होंने डिसबर्स किया है 5000 करोड़ रुपए इन बैंक लोन्स टू बेनिफिट द 25.8 लाख मेंबर्स ऑफ 2.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लखपति दीदी स्कीम का पर्पस क्या है, 3 करोड़ लखपति दीदीज को क्रिएट करना थ्रू वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो लखपति दीदी सम्मेलन कहां पे आयोजन इसका किया गया, आंसर इज जलगांव इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना ऑफिशियली कब स्टार्ट हुई थी, तो 2023 में। गोल क्या है लखपति दीदी योजना का इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन टू बी बेनिफिटेड, तो पर्पज है हमारा 3 करोड़ वुमेन को इससे बेनिफिट पहुंचाना। टोटल रिवॉल्विंग फंड कितना रिलीज किया गया एज ए पार्ट ऑफ लखपति दीदी योजना, सो 2500 करोड़ रुपए इसके लिए जनरेट किए गए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करें अगर, तो कौन सी कंट्री है जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओरिजिनली गेन किया है प्रोमिनेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट, सो दिस इज द कंट्री इंडिया। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन डेवलपिंग नेशन, दिस इज द वर्ल्ड बैंक। ओके, और टिपिकल ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करने का, तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको इकोनॉमिक तरीके से एम्पावर करना और उनकी माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है कौन सी महाराष्ट्र में बाय पॉपुलेशन, दिस इज द मुंबई सिटी। और कल हमने बात करी थी मुंबई सिटी के बारे में कि इसको आप एंटरटेनमेंट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र की रैंक फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अमंग द इंडियन स्टेट्स। कौन सा ट्रेडिशनल डांस है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है महाराष्ट्र से, यह है लवाणी। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द ई मैगजीन जिसका नाम है सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान नाम की ई मैगजीन को किसने रिलीज किया है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है पहला एडिशन ई मैगजीन सपनों की उड़ान को, और इस रिलीज को कोइंसाइड किया गया विद द
नेशनल स्पेस डे, इसके बारे में हमने कल बात की थी कि 23 अगस्त 2024 को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया, ठीक है। और क्यों इसी दिन हम मनाते हैं? बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, क्योंकि इसी दिन जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट तरीके से अपनी लैंडिंग को कंप्लीट करा था लास्ट ईयर ऑन द मून साउथ पोल ऑन 23 अगस्त 2023, ठीक है। तो ये जो ई मैगजीन है ये ऑनलाइन तरीके पे अवेलेबल रहेंगी ऑन द एनसीईआरटी पोर्टल। इसको लॉन्च किया वर्चुअली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर एजुकेशन ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये जो इनॉग्रल एडिशन है इसका फोकस है स्पेस एंड चंद्रयान मिशन, फीचरिंग आर्टिकल्स, पोएम्स एंड मोर, और सपनों की उड़ान को प्रोड्यूस किया है एनसीईआरटी ने, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है ई मैगजीन सपनों की उड़ान को। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? सबसे पहले कौन से साल में चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पे? तो 2023 में, और इसी दिन को हम ऑब्जर्व करने के लिए अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा लैंडर का नाम क्या था इसमें जो मौजूद था? तो वो है विक्रम, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो ऑब्वियसली इसरो ने, इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो कि, और फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने बात करी एनसीईआरटी पोर्टल की। एनसीईआरटी को फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कौन से साल में एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था? 1961 में। एनसीईआरटी के जो भी पब्लिकेशंस होते हैं उनके लिए टारगेट ऑडियंस क्या होती है? स्कूल स्टूडेंट। जब तक आप 12th पढ़ रहे होंगे आप देखते होंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी फोकस क्या है एनसीईआरटी का? तो एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पे आते हैं। सबसे पहले पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है जिसने कि अर्थ को ऑर्बिट किया था? सो दैट इज द स्पुतनिक 1, ठीक है। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया। लॉन्च इसको किसने किया था? तो सोवियत यूनियन ने। इसको 1957 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसके जो सिग्नल्स थे वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिसीव किए गए। इसी के साथ ये पहला स्टार्ट था स्पेस एज का, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि पहली बार ह्यूमंस कब लैंड हुए थे मून पे? कल हमने इसके बारे में बात करी थी 1969 में, और ये मिशन था नासा का जो कि नाम क्या था इसका? अपोलो 11। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि गए थे स्पेस में। पहले हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सेकंड है बुज अल्ड्रिन। इन्होंने मून पे बेसिकली वॉक किया था, ठीक है। और इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले शख्स हैं जो कि यहाँ पे लैंड करे थे। फिर इसके अलावा मून पे उतरने वाले पहले शख्स तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पहले शख्स टू ट्रेवल इनटू स्पेस कौन है? तो ये हैं यूरी गागरिन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल तरीके से कब स्टैब्लिश हुई थी? 1947 में। मेन रोल क्या है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का? मेन पर्पज है एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को ओवरसी करना। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिखर धवन who recently announced his retirement is associated with which sport? शिखर धवन जो आजकल चर्चे में है, इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है आपको ये बताना है। शिखर धवन एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट ऑन 24 अगस्त 2024। इनका लास्ट मैच जो था वो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट हुआ इन द आईपीएल। इनका लास्ट मैच जो था वो पंजाब किंग्स के लिए था इन द आईपीएल इन अप्रैल 2024। इसके अलावा इन्होंने 269 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जहां पे इन्होंने 2400 स्कोर किए हैं 17 ओडीआईज में और 7 टेस्ट में, ठीक है। और इनका जो फाइनल गेम था इंडिया के लिए वो एक ओडीआई था अगेंस्ट बांग्लादेश जो कि इन्होंने खेला था दिसंबर 2022 में। ये एक निक नेम से भी जाने जाते हैं एंड दिस नेम इज गब्बर। इनको गब्बर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू कंडक्ट किया था 2010 में और बाद में इन्होंने रिकॉर्ड भी सेट किया फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बाय अ डेब्यूटेंट इन 2013, ठीक है। इनका जो स्कोर है वो लगभग 5000 रन से भी ज्यादा है इन ओडीआईज विद 40+ एवरेज एंड 90+ स्ट्राइक रेट। धवन जो है वो खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं ऑलरेडी, मुंबई इंडियंस के लिए, डेक्कन चार्जर्स के लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, इसके अलावा पंजाब किंग्स के लिए इन द आईपीएल जहां पे इन्होंने स्कोर किए हैं 6769 रन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए रिगार्डिंग शिखर धवन और ये एक क्रिकेटर थे और न्यूज में क्यों आए? क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। शिखर धवन के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। सबसे पहले शिखर धवन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कितना रहा ओडीआईज में? तो इनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है ओडीआईज में 143। कौन से ईयर में शिखर धवन ने प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड जीता था? 2021 में। कौन सी आईपीएल टीम है जिसके लिए इन्होंने खेला था 2022 में? पंजाब किंग्स को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 2022 में, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कौन से प्लेयर हैं जिनके नाम रिकॉर्ड है हाईएस्ट रन का इन ओडीआईज? सो दिस इज वेरी फेमस, सचिन तेंदुलकर। और बेस्ट बॉलिंग फिगर किसका रहा एक ओडीआई मैच में? सो दिस इज चामिंडा
वास, ठीक है। चामुंडा वास के नाम है ये रिकॉर्ड और इन्होंने इसको अचीव किया था 2001 में। इन्होंने एक्चुअली 8 विकेट लिए थे 19 रन पे अगेंस्ट द कंट्री जिम्बाब्वे, ठीक है। और ये जो मैच जिसकी हम बात करें ये श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड 4 भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री क्यूब्स टू विच कंट्री। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 4 भीष्म क्यूब्स को प्रेजेंट किया है, किस कंट्री के लिए आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, यूक्रेन, ठीक है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों पहले विजिट पे गए थे कीव के लिए, जहां पे इन्होंने गिफ्ट किए हैं 4 भीष्म क्यूब्स यूक्रेन को, प्रेसिडेंट को। भीष्म क्यूब्स एक कॉम्पैक्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं फॉर इमरजेंसी केयर। जो क्यूब हैं इसमें बेसिकली 15 इंच के बॉक्स हैं जो कि पैक्ड हैं विद ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सप्लाईज फॉर डिफरेंट इंजरी टाइप्स, और इनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग एयर, सी, लैंड और ड्रोन। इनका वेट जो है वो अप टू 20 kg है फॉर इजी हैंडलिंग। ये जो क्यूब्स हैं ये पार्ट हैं भीष्म के यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री स्कीम के लिए, जिसमें कि स्विफ्ट मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किए हैं 4 भीष्म क्यूब्स, किस कंट्री को? हाल ही में। आंसर है यूक्रेन। कौन सी एक फेमस रिवर है जो कि फ्लो करती है थ्रू कीव? कीव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैपिटल सिटी है यूक्रेन की। आंसर है नाइपर रिवर, ठीक है। नाइपर रिवर फ्लो होती है थ्रू कीव। कौन सी प्राइमरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाइडलाइन सेट करती है फॉर इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स? दिस इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सी पोर्टेबल इमरजेंसी यूनिट है जिसको कि डिजाइन किया गया है फॉर मिलिट्री यूज इन कॉम्बैट जोन्स? दिस आर फॉरवर्ड सर्जिकल टीम, FST, ठीक है। इंटरनेशनल सिंबल कौन सा होता है फॉर मेडिकल एड ट्रांसपोर्टेशन जो कि यूज होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में? दिस इज द रेड क्रॉस। कौन सी यूएस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉजिस्टिक्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज ड्यूरिंग अ फेडरल इमरजेंसी? दिस इज द FEMA, मीन्स फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, okay? And what type of unmanned vehicle is increasingly used for transporting the medical supplies in the remote areas? These are the drones. The next question is, which state government recently launched the Subhadra Yojana scheme? Subhadra Yojana scheme को किस state government ने हाल ही में लॉन्च किया है? Correct answer is here D option, ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन मांझी। इन्होंने लॉन्च किया है सुभद्रा स्कीम को, जिसमें कि 50,000 रुपए प्रॉमिस किए गए हैं टू 1 करोड़ वुमेन जिनकी उम्र 21 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आती है, ठीक है। इस स्कीम का बजट रखा गया है 55,825 करोड़ रुपीस और ये रन करेगी अगले 3 सालों के लिए या 4 सालों के लिए, यानी कि 2024 to 25 से लेके 2028 to 29 तक। फंड्स को डिसबर्स किया जाएगा इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 रुपीज ईच और 2 पेमेंट्स होंगी 5,000 रुपीज ईच की। इसके अलावा पेमेंट्स डायरेक्टली दिए जाएंगे टू द बेनिफिशरीज आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स। सुभद्रा डेबिट कार्ड्स बेसिकली इशू किए जाएंगे, साथ ही इंसेंटिव 500 रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा टॉप डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजर्स को इन ईच ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। तो सुभद्रा योजना स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है? योर आंसर हियर इज डी ऑप्शन, ओडिशा। इंडिया के अंदर जो आधार कार्ड्स होते हैं ये कौन इशू करता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आधार का जो प्रोजेक्ट है कब इंडिया में इनिशिएट हुआ था? 2009 में। और आधार का प्रोजेक्ट पहली बार किसने इन्विजन किया था? तो दैट इज नंदन नीलकनी, ठीक है। याद रखिएगा ये को फाउंडर है इन्फोसिस के और इन्होंने पहली बार इन्विजन किया था आधार प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर इसके अलावा कौन सी पहली बैंक है जिसने की डेबिट कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया टू द इंडियन मार्केट? दिस इज द ICICI बैंक। कौन सी इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है जो कि टिपिकली रिलेटेड है विद डेबिट कार्ड? दिस आर द वीजा, ओके। और कौन से साल में पहली बार डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1966 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आज के लिए और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन स्लाइड की तरफ, जिसमें आज के 3 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम कवर करेंगे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फिर सेकंड पे हम देखेंगे कुछ आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स और थर्ड पे हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पिछले 6 महीनों से लिए गए हैं। 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स हैं ये जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शफल फॉर्म में क्यों रखते हैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आपके एग्जाम में मंथ वाइज तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसी तरह से शफल्ड फॉर्म में आएंगे। और ऑलरेडी हमारे चैनल पे हर मंथ के जो लॉन्ग रिवीजन वाली वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उसके बाद फिर इन शफल्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इजराइल्स ऑपरेशन फॉर इंटरसेप्टिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च बाय ईरान? कुछ दिनों पहले ईरान ने कुछ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च किए थे इजराइल के ऊपर, जिसके बाद इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। उसका नाम रखा था ऑपरेशन आयरन शील्ड। Which country's embassy recently announced its permanent closure in India? हाल ही में अफगानिस्तान की एम्बेसी ने अपना परमानेंट क्लोजर अनाउंस कर दिया है इंडिया में।
माउंट मुंगालो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट मुंगालो लाई करता है पापुआ न्यू गिनिया में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल? इजराइल को विजिट करने वाले पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। रिसेंटली वेयर वॉज द 19 CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड? ये इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। ताली एंड नासिर क्रूज मिसाइल्स वर रिसेंटली अनवील्ड बाय विच कंट्री? ये दोनों मिसाइल बिलोंग करती हैं ईरान को। विच कंट्री रीच्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया एंड द पेरिस क्लब ग्रुप्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑन अ डेट ट्रीटमेंट प्लान? करेक्ट आंसर हियर इज श्रीलंका। ठीक है, ये कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए। सेकंड पे हम चलेंगे, कुछ आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में एक यूनिक आयरन एज की मेगालिथिक साइट डिस्कवर हुई है तेलंगाना से। विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल लाई करता है कर्नाटका में। संगमेश्वरा टेम्पल लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? संगमेश्वरा टेम्पल लाई करता है ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। सिंग खिलांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। चापचर कुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल है मिजोरम स्टेट का। तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश। बासुकी नाथ झा जो कि विनर हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए, ये राइटर हैं किस लैंग्वेज में? तो ये लिखते हैं ज्यादातर मैथिली लैंग्वेज में। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को। द फर्स्ट इज पुंगानूर काऊ इज नेटिव टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? पुंगानूर काऊ आपको ज्यादातर मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। दार्लीपली थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है ओडिशा में। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर इन द लोकसभा? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे भारत रुहारी महताब। डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स? ये कमेटी रिलेटेड है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के साथ। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये एग्रीमेंट साइन किया है विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। Recently, which organization successfully utilized the RejuPave road construction technology in Ladakh under project Vijayak? Correct answer here is BRO, means Border Roads Organization. Operation नन्हे फरिश्ते is related to which organization? Operation नन्हे फरिश्ते related है RPF के साथ, means Railway Protection Force. Okay? तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है यहाँ पे वाइंड अप होता है। आई होप कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो हमारे कोर्स को एप्लीकेशन में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल फीस। उसके बाद आपको सारे करंट अफेयर्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड जो रहेगी वो आपके लिए होमवर्क स्लाइड रहने वाली है। उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 by 1। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए इनका आंसर गेस करने की। जो भी आपको आता है आंसर, जितने भी आपके करेक्ट होते हैं इनकरेक्ट होते हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। बस आप अपने आंसर जो है वो कॉमेंट्स में मेंशन करिए। कोशिश यहाँ पे ये रहा करें कि आप हर दिन इंप्रूव करें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं, आप लोग इनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कल मिलेंगे हम लोग अब कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.